हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सार्थी अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, लास्ट चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकल आइडियाज के रिगार्डिंग। आज चैप्टर 5 में प्यारे प्यारे बच्चों उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर आज पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। शेप्स को जानेंगे, क्या है ये शेप्स। प्यारे प्यारे बच्चों, ये शेप्स कैसे बनी हैं, कैसे ड्राइव हुई हैं। इस चैप्टर में बहुत कुछ हमें ज्योमेट्री के बारे में सीखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, तैयार हो जाइए इस सेशन पर या इस सफर पर निकलने के लिए, जहां हम ज्योमेट्री की बहुत सारी चीजों को धीरे 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 करके बिल्डअप करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी तैयार होंगे गोलुओं? तो जल्दी से पेन कॉपी पकड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि इस सेशन का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप विद पुष्पेन शर्मा। ओके प्यारे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सेशन में भी बहुत कुछ डिस्कस किया था रिगार्डिंग लाइन के रिगार्डिंग हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि लाइन क्या है। ब्रेथलेस लेंथ इज नोन एज लाइन। एक बिना चौड़ाई की लंबाई, देख रहे हो क्या मजेदार लाइन है। एक बिना चौड़ाई की लंबाई को ही क्या कहा जाता है? लाइन कहा जाता है। लेंथ, ब्रेथलेस लेंथ इज नोन एज लाइन। जैसे अगर मैं ए बी एक लाइन लिख रहा हूं तो इसकी लंबाई तो है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, बट इसकी कोई भी चौड़ाई नहीं है। कोई भी क्या नहीं है गोलुओ? चौड़ाई नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। और लाइन की कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होती। ये हमने लास्ट सेशन में भी जाना है कि लाइन को इधर भी एक्सटेंड किया जा सकता है और उधर भी एक्सटेंड किया जा सकता है। क्लियर है गोलू? ओके। अच्छा, लाइन के बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन को जान लिया तो पार्ट ऑफ लाइन भी समझ लेते, बिकॉज अ पार्ट ऑफ लाइन which have fixed length is known as line segment। एक लाइन का एक ऐसा हिस्सा, लाइन का एक ऐसा बच्चा, लाइन का एक ऐसा पार्ट जिसकी एक फिक्स लेंथ हो, जिसकी एक लंबाई फिक्स हो कि इतना ही है, उसी को हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट है। लाइक ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, तो इसका एक पॉइंट है ए और एक एंड पॉइंट है बी, और इसकी लेंथ कितनी है गोलुओ? 5 सेंटीमीटर। पार्ट ऑफ लाइन इज नोन एज लाइन सेगमेंट। गोलुओ क्लियर है? ओके। मेरे कह रहे हैं गोलू क्लियर है बात सर? तो पॉइंट, होप यू रिमेंबर द टिनी इनविजिबली थिंग विच इज नोन एज पॉइंट। पॉइंट क्या था? इट इज ऑलमोस्ट इनविजिबल टिनी डॉट। एक ऐसा डॉट जो इनविजिबल है, दिखता ही नहीं है। यहां तो दिख रहा है, चलो इसे छुपा देते हैं। एक इनविजिबली टिनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट, एनी किसी भी चीज की। लाइक दैट, अगर मेरे हाथ पे ये मार्कर रखा है तो यहां मैं कोई पॉइंट लगा दूं तो ये मुझे पोजीशन फाइंड आउट कराएगा, आइडिया कराएगा कि मार्कर कहाँ रखा है। समझ पे आ रहा है? तो ये एक टिनी डॉट होता है जिसकी कोई ना शेप होती है, ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, और ना ही हाइट होती है गोलू। सही है। इट डज नॉट हैव एनी लेंथ, हाइट, शेप और साइज। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है सर। हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, नाउ इट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द थिंग। Listen to me carefully what I am talking. We are discussing exercise on the basis of this. आपको समझनी पड़ेंगी कुछ बातें, जैसे आराम आराम से डील करेंगे। गोलू क्या कह रहा है क्वेश्चन? What is the disadvantage in comparing line segments by meter observation? मीटर ऑब्जर्वेशन से अगर हम किसी लाइन सेगमेंट को कंपेयर करें तो बेसिकली क्या डिसएडवांटेज रहेंगे? आप एक बात बताओ गोलू, जनरल सी बात है। लाइक दैट, मैंने एक लाइन ड्रॉ की और एक और लाइन ड्रॉ कर ली। दो लाइनें मैंने ड्रॉ कर ली। अगर आप देख पाए तो इन लाइनों को मैं बहुत सीधी सीधी बना सकता हूं। तो मैं नहीं पता हम क्या क्या कर सकते हैं। एक लाइन बनाई मैंने ऐसे, और एक और लाइन बनाई मैंने ऐसे। ठीक है। अच्छा, मैंने दो लाइनें बनाई हैं, आप देख पा रहे हो तो। इन दोनों लाइनों को मैंने क्या किया प्यारे प्यारे गोलू? इन लाइनों की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। एक लाइन मान लीजिए मैंने ये बनाई है, एक लाइन मैंने ये बनाई है, और मैं इन लाइनों की क्या जानना चाह रहा हूँ? लेंथ जानना चाह रहा हूँ। कौन सा कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि ये ए बी लाइन है और अगर ये सी डी लाइन है, तो विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। तो अगर मैं इसे मीटर ऑब्जर्वेशन से करूं कि यार ये कितनी होगी लगभग, तो ये लगभग करीब 12 सेंटीमीटर होगी। और मैं इसे कहूं तो ये प्रॉपर अप्रोक्सीमेटली 13 या 12.2 सेंटीमीटर होगी। तो क्या मैं इस बात को एग्जैक्टली डिफाइन कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। एग्जैक्टली क्या नहीं कर पाऊंगा? डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। तो ये हमारे लिए क्या होता है? डिसएडवांटेज होता है कि हम लाइन को एग्जैक्टली एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेट डिफाइन नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई वी डिड नॉट यूज मीटर ऑब्जर्वेशन
इसकी जगह पर हम क्या यूज करते हैं, हम डिवाइडर का यूज करते हैं। डिवाइडर में पिन जो होती है वहां से रखेंगे तो हम लाइन की एग्जैक्ट डेफिनेशन को, एग्जैक्ट लेंथ को क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। तो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कंपेयरिंग लाइन। वी कैन नॉट find the length of line accurate accuracy with accuracy एक्यूरेसी के साथ हम इस लाइनों को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Why is better to use divider than a ruler while measuring the length of line segment? अच्छा, हमने अभी अभी कहा था सर रूलर की, आप बताओ रूलर में प्रॉब्लम क्या था, डिसएडवांटेज ऑफ रूलर। डिसएडवांटेज ऑफ रूलर, क्या क्या डिसएडवांटेज है। जो निप होती है, निप ऑफ रूलर, आप बताओ अगर किसी की निप बहुत मोटी है, लाइक दैट, अगर मैं बहुत मोटी निप कर लूं तो ये इतना मोटा है। अब आप बताओ इसमें भी 1 सेंटीमीटर तो चला गया ना, 1 सेंटीमीटर क्या चला गया, हो गया 1 सेंटीमीटर। अब मैं ये कह रहा हूँ सर ये पॉइंट था, तो अब अगर लाइन को डिफाइन करूंगा मैं रूलर से, तो उसकी अगर निब बहुत मोटी होगी गोलू हो, तो उसकी लेंथ क्या एक्यूरेसी के फाइंड हो पाएगी, एक्यूरेसी के साथ नहीं हो पाएगी। तो निब ऑफ द रूलर इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द लाइन या मेजरिंग द लाइन विद रूलर। ये लेकिन डिवाइडर की जो निप होती है वो कैसी होती है, बहुत पैनी होती है। तो डिवाइडर कैन मेजर द लेंथ विद एक्यूरेसी। डिवाइडर से हम जो लेंथ फाइंड आउट करेंगे उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी अपेक्षा रूलर के। समझ में आ रहा है डिसएडवांटेज। तो रूलर का डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि जो उसकी निब होती है, जो निब होती है रूलर की, वो कभी मोटी भी होती है और कभी शार्प भी हो सकती है। तो हम अच्छे तरीके से इस बात को डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि लेंथ ऑफ लाइन क्या थी, या मेजर नहीं कर पाएंगे लाइन ऑफ लेंथ। नेक्स्ट, so that's why divider is better than ruler, because divider have the same nib every time. Draw any line segment, say AB, take any point C lying between A and B. Draw a line segment, say AB. अच्छा, एक लाइन सेगमेंट बनानी जिसको क्या कह रहा है, AB कह रहे हैं। Take any point C lying between A and B, lying between A and B, measuring the length of AB, BC and AC. Is AB is equal to AC plus BC? Note, if AB are C 3 points on a line such that AC is equal to, then we can surely that C lies between A and B. Okay, चलो तो छोटा करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, और कुछ बनाने का प्रयास करते हैं। खाना नहीं बनाना है, भूख लगाई, चलो खाना नहीं बनाना है, हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो बड़े आराम से गोलू, बड़े ध्यान से सुनिएगा, निप को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे हम आपको अच्छे से समझा पाए इन बातों को। जैसे हमें लाइन बनानी है, एक लाइन बनाई मैंने ए बी, एक लाइन बनाई जिसमें सी कोई पॉइंट था। लेट ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15, और ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। लेट ए बी इज इक्वल टू 16 सी लाइन्स, एंड ए सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, and BC is equal to 7 सेंटीमीटर। तो आप बताओ कहीं ना कहीं AC प्लस BC अगर मैं करूं तो आप ये कहेंगे दैट विल इक्वल टू 9 प्लस 7, और 9 और 7 मिलाकर कितना होगा 16, दैट इज इक्वल टू AB। दैट मीन AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। इसका मतलब ये है AC प्लस BC। इसका मतलब ये है गोलू, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है C, वो कहीं ना कहीं ए और बी के बीच में क्या करता है, लाई करता है, क्योंकि ए बी इक्वल है ए सी और बी सी के इक्वल है। तो इसका मतलब सी कहीं ना कहीं ए और बी के क्या कर रहा है, बीच में लाई करता है, इसीलिए वो बीच में आया है। समझ में आ रहा है बात? ओके, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
If ABC are 3 point on a line such that AB is 5, BC is 3 and AC is equal to 8, which of one of them lies between other two? कौन सा किसी दोनों के बीच में लाई करता है? तो अब तो हमें क्वेश्चन ने खुद ही डिस्टेंस दे रखी है, तो अब लेट करने की तो जरूरत है नहीं। तो गिवन दैट, क्या गिवन है? गिवन दैट AB is equal to 5 centimeter and BC is equal to 3 centimeter and AC is equal to 8 centimeter. तो अगर मैं आपसे ये कहूँ AB प्लस BC, तो आप ये कहेंगे दैट विल इक्वल टू 5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 8, यानी AB प्लस BC इक्वल है 8 के, और 8 इक्वल था किसके गोलुओं? 8 की जगह पर क्या लिख सकते हो आप? 8 की जगह पर तो सर AC लिखा जा सकता है। इसका मतलब AC एक लेंथ होगी A से C तक, जिसकी लेंथ जो पूरी होगी वो 8 होगी, और कोई पॉइंट होगा बीच में, कहां सर? B, कोई पॉइंट होगा B, जिसमें हम ये कहेंगे कि सर AB जो है वो 5 है और BC जो है वो क्या है? 3, और 5 और 3 मिलाकर ही क्या बना है? 8। तो कौन सा पॉइंट? पॉइंट B लाइज बिटवीन, पॉइंट B लाइज बिटवीन A एंड C, A एंड C। A और C के बीच में कौन लाया करता है सर? B लाया करता है। क्लियर हो गया गोलुओं? अरे हाँ के ना? यस सर। नेक्स्ट, If B is the midpoint of AC, B is the midpoint, midpoint मतलब बीच में आने वाला, बिल्कुल डिट्टो, इधर भी उतरे इधर भी उतरे, बीच में डिट्टो आने वाला। If B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where ABCD lies on a straight line, say YAB is equal to AC. Okay. एक लाइन बनाते हैं पहले तो, एक लाइन बनाते हैं पहले तो, जिस पर चारों पॉइंट लाई करें, कौन कौन से? ABCD। चलो एक लाइन बनाएंगे गोलुओं जल्दी से। तो गोलुओं ने कहा सर एक लाइन खींच लो फिर अपने मन से। A एंड C इज मिड पॉइंट ऑफ, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, C पॉइंट यहां ले लेते हैं, B यहां ले लेते हैं, एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, D पॉइंट यहां ले लेते हैं, D पॉइंट यहां, और इस फर्दर लाइन को कर देते हैं खाता। नाउ आप बताओ, इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, देन AB लिख लेते हैं। if B is midpoint of AC, किसका मिड पॉइंट है गोलुओं? किसका मिड पॉइंट है? AC का मिड पॉइंट है। AC का मिड पॉइंट है तो आप ये कहेंगे सर AB इक्वल होगा किसके? BC के। AB ये वाली लेंथ इक्वल होगी किसके सर? इस वाली लेंथ BC के होगा, यानी एंड C is the midpoint, C is the midpoint of BD। अगर CD इज BD का मिड पॉइंट है, देन BC इज इक्वल टू CD। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या कर देते हैं? हम कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। आप बताओ लेफ्ट हैंड ऐड करोगे तो ये आएगा AB प्लस BC। इधर क्या आएगा सर? इधर आएगा सर BC प्लस CD। आप बताओ CD। आप कहे सर BC को उधर ले आए तो AB प्लस BC माइनस BC इक्वल टू CD। तो BC से BC कैंसिल आउट आएगा, AB इक्वल आ जाएगा किसके सर? CD के। इट मीन AB इक्वल होगा किसके? CD के। होगा इक्वल, यस और नो? अरे हाँ के ना? कोई डाउट किसी बच्चे को किसी भी टाइप का इस क्वेश्चन से रिलेटेड? कोई सा भी एनी डाउट जल्दी से बताओ। अगर B मिड पॉइंट है मेरे गोलू AC का, तो जो AB की लेंथ है वही लेंथ किसकी होगी? BC के। अगर C मिड पॉइंट है BD का, तो जो लेंथ BC की होगी वही लेंथ किसकी होगी? CD की। यानी AB इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू CD, और दोनों ही इक्वेशनों को जोड़ दिया जाए तो BC से कौन चला जाएगा? BC। क्या बचेगा इधर? AB, इधर क्या बचेगा? CD। BC के साथ क्या? BC और AB और CD कैसे हो गए आपस में इक्वल? चलो गोलो लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स। ओहो कितने ट्राइंगल बनाने हैं? 5। ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड, चेक in each case if the sum of the length of any two sides is always less than the third side। okay sir, चलिए
हमें बनाने हैं 5 ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल बनाने हैं गोलू? 5। तो बारी बारी से एक एक ट्राइंगल बनाते हैं, केस 1, केस 2 या केस 1। सॉल्यूशन केस 1, केस 1। चलो गोलू केस सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल ले लेते हैं एक। कहाँ है हमारा ट्राइंगल? छोटा सा ट्राइंगल लिया मैंने एक। आप देख पा रहे हो इस ट्राइंगल को? देख पा रहे हैं आप इस ट्राइंगल को? जल्दी से बोलो। और मैं ये कहूं अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये साइड 3 सेंटीमीटर है, दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा होगा। चलो ठीक है, हम बना लेते हैं जल्दी से। ये एक ट्राइंगल बना लिया मैंने। मैंने कहा सर ये ABC एक ट्राइंगल है, ABC, जहां AB 3 है, BC 4 है और ये 5 है। तो आप ये कहेंगे सर AB इक्वल टू 3, BC इज इक्वल टू 4 एंड AC इज इक्वल टू 5। AC इज इक्वल टू 5। सम ऑफ टू साइड करें, एनी टू साइड, AB प्लस BC कर लेते हैं, छोटे छोटों को जोड़ लेते हैं। तो आप कहेंगे सर 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7, दैट इज इक्वल टू 7, यानी AB प्लस BC 7 है। और हमें पता है 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 5, दैट मीन AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। तो हमारे क्वेश्चन ने तो कहा है लेस देन, क्वेश्चन ने क्या है? लेस देन। हमारा कैसा आ रहा है? ग्रेटर देन। चलो एक और केस ले लेते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2, एक ट्राइंगल लिया, पहले मैंने लेंथ ले ली 7 सेंटीमीटर, फिर मैंने ये वाली साइड ले ली 5 सेंटीमीटर, फिर मैंने ये वाली साइड ले ली 4 सेंटीमीटर। ठीक है गोलू, ये वाली साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ओके, अब मैंने किसी दो साइडों को मैंने लाइक दैट PQR नाम दे दिया इसे। देन आप कहेंगे PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड QR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सही है गोलू? अगर यहाँ से ऐड करें PQ प्लस QR को, तो आप कहेंगे दैट विल बी 5 + 4, दैट मीन PQ प्लस QR is equal to 9, PQ plus QR is equal to 9, that means PQ plus QR is also greater than, also QR नहीं PR, क्या ऐड किया था? ये PR ऐड किया था, QR नहीं, PR। तो इसे लिखेंगे दैट इज प्लस PR, दैट इज प्लस PR R। तो ये हुआ 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9। देन PQ प्लस PR इज ग्रेटर देन QR, इज ग्रेटर देन QR। यहाँ भी कैसा है सर? बड़ा है। तो अल्टीमेटली हम इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे। बाकी 3 ट्राइंगल आप लोग बनाएंगे अपनी तरफ से, कोई भी डायमेंशन लेके आप ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे। ट्राइंगल बनाएंगे तो हम ये पहुंचेंगे। रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? रिजल्ट हमारा ये होगा द सम ऑफ टू साइड्स, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, the sum of two sides of a triangle is always greater than the third side, greater than the third side। ये आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड का समेशन हमेशा क्या होगा सर? तीसरी साइड से बड़ा होगा गोलू। इस सेशन में आज के लिए इतना ही काफी है प्यारे प्यारे बच्चों। हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट किया और थोड़ी थोड़ी बातें जानी, अभी केवल हमने छोटी छोटी सी, बाकी डिस्कस करेंगे अगले सेशन पर एंगल की बातों के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद गोलू।